हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेथॉन। मैं हूं अनॉय और मैं आपकी फ़िज़िक्स में मदद करूंगा। हमने लास्ट क्लास में देखा था कुछ की पॉइंट्स और की कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मैटर एंड हाउ दे रिलेटेड विथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू हीट और हाउ दे आर रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स एंड वाई मॉलिक्यूल्स आर सो इम्पॉर्टेंट वाइल अंडरस्टैंडिंग मैटर। चलिए उसको ही हम कंटिन्यू करते हुए आज देख लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर और उसके मेन पॉस्टुलेट्स और उसके मेन लॉज। हम देख लेते हैं उसको एलैबोरेट करके। बेसिकली जो हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में उसी का इस्तेमाल करते हुए हम समझते हैं कि व्हाट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर और ईच पॉस्टुलेट और ईच लॉ रिलेटेड टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है matter is made up of tiny particles which are continuously in motion on account of the kinetic energy, or that kinetic energy is possessed by the molecules of a particular matter. फिर से मैं बोलूँगा, matter is made up of tiny particles which are continuously in motion and they possess kinetic energy. ये हो गया आपका पहला postulate। डेफिनेशन जो भी होगा आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन आपको किसी भी बुक में या फिर साइट में मिल जाएगा, बट अब समझ लीजिए कि पहला postulate बताना क्या चाहता है। हमें पता है कि मैटर टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है। उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो सपोज एक ब्लॉक है, एक आयरन का ब्लॉक है। ठीक है ना, आयरन का ब्लॉक है। इस आयरन के ब्लॉक में क्या, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखें तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना होगा। ठीक है ना। ये आयरन का ब्लॉक ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होगा। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स भी ऑलवेज इन मोशन है, इवन इफ इट इज़ अ सॉलिड, और हमें पता नहीं चलता है कि वो पार्टिकल्स मोशन में हैं। वी डू नॉट फील इट बिकॉज दोज वाइब्रेशंस आर वेरी माइनिस्कल, मतलब वो वाइब्रेशंस बहुत ही कम होता है, बट स्टिल दे आर वाइब्रेटिंग इन देयर बेस्ड ऑन देयर लाइक पोजीशन, लाइक बेस्ड ऑन देयर मीन पोजीशन। वो स्टिल वाइब्रेट करते रहते हैं, हमेशा आपस में भी वाइब्रेट करते रहते हैं अक्रॉस द एंटायर ब्लॉक ऑफ आयरन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं और द पार्टिकल्स, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या देखा था हमने लास्ट क्लास में? काइनेटिक एनर्जी इज बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एनी बॉडी और एनी पार्टिकल हियर इन आवर केस एनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी कैसे पोजेस होगा, मतलब वो एनर्जी किस रूप में रहेगा? वो एनर्जी मोशन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। मोशन जब होगा किसी भी एक पार्टिकल का, तभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। हमारा पहला पॉस्टुलेट बोलता है मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कंटिन्यूसली इन मोशन एंड दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट स्टेटेड बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। नाम में ही है, आप देख सकते हैं नाम में ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। दैट मीन्स like the movement, based on the movement or the reasons for the movement, उसको हम समझते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से। चलिए हम दूसरे पॉइंट में चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये पोस्टुलेट का सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एक मैटर का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। जो होल बॉडी में, जो होल मैटर में उसका काइनेटिक एनर्जी का जो भी एवरेज रहेगा उसका मेजर होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑल्सो इज अ मेजरमेंट, टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ क्या? हीट। तो टेम्परेचर can be translated from kinetic energy, that is
एवरेज काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का मेजर या फिर टेम्परेचर और द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन दैट मैटर और द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन दैट सब्सटेंस इज टेम्परेचर। सो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज मतलब सपोज आप मान लो इसी आयरन ब्लॉक को हम ले लें, इस आयरन ब्लॉक को अगर सपोज आप फायर से हीट कर रहे हो, सपोज आप एक कैंप फायर से हीट कर रहे हो, सो जो ये नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं ये सबसे पहले हीट होंगे, ठीक है ना, सबसे पहले हीट होंगे। फिर इससे क्या होगा, धीरे 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 ऊपर के मॉलिक्यूल्स हीट होंगे। वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है कंडक्शन। तो कंडक्शन से ही हीट हो जाएगा ये आयरन का ब्लॉक पूरा, अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो सबसे लोएस्ट वाले मॉलिक्यूल सबसे पहले हीट होंगे, फिर उसके लेवल ऊपर वाले लेवल के मॉलिक्यूल्स हीट होंगे, फिर उसके ऊपर वाले लेवल के, फिर सबसे टॉप मोस्ट लेवल का। सो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम फॉर द मॉलिक्यूल्स टू बी हीटेड टिल द टॉप, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी। ये भी एक प्रॉपर्टी है फॉर अ पर्टिकुलर metal or a particular element, conductivity. Based on its conductivity, the heat spreads across from one point of that substance to another point of that substance, ठीक है ना। सो सेकेंड पॉस्टुलेट हमारा क्या बोलता है, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा वो मैटर इज डायरेक्टली इज द मेजर ऑफ द टेम्परेचर, मतलब जितना उसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। सो अगर फिर से हम अपना रेगुलर एग्जांपल ले लें, इफ़ अ सब्सटेंस विच इज़ इन सॉलिड स्टेट, उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा, and if temperature is applied to that substance what will happen, heat इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब जो उसका प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल एलिमेंट है हीट, वो इंक्रीज हो रहा है। सो हीट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या, आप ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो उस सॉलिड सब्सटेंस पे, ज़्यादा एनर्जी स्पेंड कर रहे हो। सो आप स्पेंड कर रहे हो तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट स्पेंड एनर्जी शुड गो समवेयर, राइट। सो दैट स्पेंड एनर्जी इज ट्रांसलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी जो आप स्पेंड कर रहे हो उसको मेल्ट करने के लिए, फॉर मेल्टिंग दिस ब्लॉक, अगर आप इसको मेल्ट करने के लिए एक एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, हीट दे रहे हो, सो दैट हीट इज बीइंग ट्रांसलेटेड टू हीटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एलिमेंट, सो दैट मॉलिक्यूल्स आर हीटेड एंड दे स्टार्ट मूविंग मोर विगरसली, मतलब वो और ज़्यादा, मतलब उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट बढ़ जाता है, like across time when the temperature increases or when you apply more heat to that substance, तो उनका movement बढ़ जाता है and ultimately this solid substance becomes liquid. So this solid substance becomes liquid. अब क्या दे रहे हो यहाँ पे, इसको हीट दे रहे हो। सो सेकेंड पॉस्टुलेट हमारा क्या बोलता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेट्स टू टेम्परेचर और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब इस होल बॉडी का अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालो इट विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, ठीक है ना। थर्ड पॉस्टुलेट हम देख लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का। थर्ड पॉस्टुलेट क्या बोलता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। सो फॉर ए पर्टिकुलर मैटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। सो अगर मॉलिक्यूल है और उसके बीच में स्पेस कम है तो क्या बताया था मैंने, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो पास पास है, बाजू बाजू है, करीब है, सो दे विल पुल ईच अदर और दे विल अट्रैक्ट ईच अदर मोर। सो उनका मास है, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मास और बाय द वर्च्यू ऑफ देयर प्रेजेंस और बाय द वर्च्यू ऑफ देयर अरेंजमेंट, वो कैसे अरेंज्ड हैं उसके वर्च्यू पे, मतलब उसके बेसिस पे उनका अट्रैक्शन भी डिटरमाइन होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर मैटर और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन अ पर्टिकुलर मैटर। अगर सॉलिड है तो आपको पता ही है, सॉलिड का अरेंजमेंट हम दिखाते हैं कि वो टाइटली पैक्ड रहता है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा बिकॉज देर इज़ वेरी लेस स्पेस। फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसे।
अगर सॉलिड है तो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी हाई। वही सेम पैरामीटर्स में अगर हम लिक्विड देख लें, देयर आर गैप्स, इसीलिए स्लाइड कर पाते हैं लिक्विड। तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूल मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? द फोर्स बाय विच अ मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शन फ्रॉम द कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स, जो उसके आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स हैं, उससे जो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है, मतलब वो फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है, वो फोर्स को फील कर पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो फॉर लिक्विड इट विल बी लेसर देन इन सॉलिड्स, ठीक है ना। ये सॉलिड्स है, ये लिक्विड्स है। अब सेम मैग्नीट्यूड का अगर हम गैस देख लें तो मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, gases में molecules are far apart. So in case of gases, the intermolecular forces of attraction is less, the least. intermolecular forces of attraction, देखिए मैं हाथ मूव कर रहा हूँ हवा में, मुझे क्या मतलब कुछ इफेक्ट हो रहा है? इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज अगर एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे है और एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो माई हैंड कैन मूव फ्रीली। इवन अगर मैं कोई गैस मॉलिक्यूल को मतलब मूव भी कर दे रहा हूँ थ्रू माई हैंड, मुझे पता नहीं चल रहा है, बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन देम इज़ वेरी लेस। सो अट्रैक्शन अगर लेस है तो क्या है? अगर अट्रैक्शन अगर मतलब एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन लेस है तो क्या होगा? दैट फोर्स और द स्ट्रेंथ इज लेस, और स्ट्रेंथ अगर लेस है तो क्या क्या होगा? आपको पता ही है, वो डिस्टेंस, बाय द वर्च्यू ऑफ द डिस्टेंस we can translate to its strength, or by the virtue of its strength we can translate to its distance. Since वो दूर दूर हैं, इसलिए उनका forces of attraction और intermolecular forces of attraction कम होता है, सबसे कम। The first in strongest intermolecular forces of attraction is solid, then comes liquid, then comes gases. Okay, ठीक है, याद रखना आप ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी भी कोई सॉलिड का केमिकल कॉम्पोजिशन हो या कोई लिक्विड का केमिकल कॉम्पोजिशन हो या कोई गैस का केमिकल कॉम्पोजिशन हो और फिजिकल कॉम्पोजिशन भी हो, उसको डिटरमाइन करने के लिए या उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का फाइनल इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या है? दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। देयर इज स्पेस बिटवीन, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा एलैबोरेट करके ड्रॉ करते हैं, इफ वी एलैबोरेटली ड्रॉ मॉलिक्यूल्स, so each molecule has spaces between them, ठीक है ना। So for some molecules the space is large, for some molecule the space is less, and for some molecule the space is least. So आप बता सकते हैं, अब तक तो आप बता ही सकेंगे for sure कि सबसे least intermolecular spaces किस में होता है? करेक्ट, सॉलिड्स में सबसे लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होता है, इसलिए उनका अट्रैक्शन सबसे हाईएस्ट होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, स्पेस एंड अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। और जब आप टेम्परेचर दोगे तो स्पेस और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज वो वाइब्रेट करेंगे। सॉलिड्स, फॉर सॉलिड्स दे विल वाइब्रेट अक्रॉस देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब क्या? अगर एक मॉलिक्यूल को हम देखते हैं, उसका मीन पोजीशन मतलब क्या हो जाएगा? उसका सेंटर के आजू बाजू इट वाइब्रेट्स। और अगर ये तो हम एक सिंगल मॉलिक्यूल देख रहे हैं, अगर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या? एक लेयर में वो बाजू 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 अरेंज्ड रहेगा, ऐसे टाइटली पैक्ड रहेगा, तो इन सब मॉलिक्यूल्स का एक मीन पोजीशन होगा, राइट। तो इस मीन पोजीशन के अक्रॉस ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे जब हीट दिया जाएगा। तो when we'll apply external agent, that is heat, to these molecules, they'll start vibrating, because energy आ गया है उनके पास। और energy आ गया है तो क्या, उस energy को उसको convert करना पड़ेगा, because आपके अंदर अगर energy आ जाता है तो आप इधर काम करते हो या खेल कूद करते हो या फिर दौड़ने जाते हो
या फिर इसका ऑपोजिट सिनारियो क्या होता है, अगर आप खेल कूद करते हो या फिर दौड़ने जाते हो या काम करते हो तो क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो एनर्जी का कंजर्वेशन हो ही जाता है, बाय एनी वे पॉसिबल एनर्जी का कंजर्वेशन हो ही जाता है। इफ़ यू कंज्यूम फूड आपके अंदर एनर्जी आता है, इफ़ यू डू वर्क आपके अंदर का एनर्जी बाहर जाता है, तो ठीक है, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल, ठीक है ना। सो अगर एनर्जी हम देंगे इसको इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी इज इंक्रीजिंग, द सॉलिड ब्लॉक विच वी टॉक्ड अबाउट इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। सो इफ द एनर्जी प्रोवाइडेड इज ग्रेटर, हीट इज प्रोवाइडेड मोर एंड मोर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको हीट अप कर रहे हैं, तो इसका क्या टेंडेंसी रहेगा कि लूज अप, मतलब स्पेस को बढ़ाना, बिकॉज एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप उसको ट्रांसलेट करोगे, राइट, आप उसको कन्वर्ट करोगे फर्दर, तो इसमें इनमें स्पेसेस बढ़ जाएगा। सो मोस्ट लाइकली दैट सॉलिड will become a liquid. लिक्विड बन जाएगा वो, ठीक है ना। अब लिक्विड के बाद भी आप हीट देते रहोगे तो वो गैस बन जाएगा भाई साहब, बिकॉज गैस कैन फ्रीली एस्केप, मतलब जैसे ही आप उसको हीट दोगे इट कैन गो अक्रॉस एनी, मतलब इन नंबर ऑफ डायरेक्शंस इट कैन गो टू, ठीक है। आप पतीले में पानी है आपके पास, लिक्विड स्टेट में है, आप उसको बॉयल करते हो, आप ट्रेस कर सकते हो क्या कि उसका वाटर वेपर कहाँ गया, बिल्कुल भी ट्रेस नहीं कर सकते। अगर खुला रहा आपका पतीला तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वेपर बन जाएगा, पानी एवापोरेट हो जाएगा, जैसे कि आप कंटिन्यूअस हीट देते रहो पूरा पतीले का पानी खत्म हो जाएगा, इट विल वेपराइज इनटू द एटमॉस्फेयर, आप उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते, बिकॉज obviously water, like it's a colorless and a transparent liquid, so उसका वेपर भी कलरलेस है, it doesn't have any odor or smell also, आप उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते। हीट देते रहो लिक्विड से वो गैस बन जाएगा, उसके पहले हीट आपने दिया वो सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में हो गया। इस केस में आप वाटर का एग्जांपल अगर लेते हो तो क्या हुआ, आइस था, आपको उसको हीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसे रख दो, एक प्लेट में रख दो आप, वो ऐसे ही पिघल जाएगा। इट एब्जॉर्ब्स द हीट, लाइक फ्रॉम द सरफेस इट एब्जॉर्ब्स द हीट एंड रिलीजेस ऑल द वाटर, ठीक है ना। आइस के सरफेस में यू डोंट इवन नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल हीट, आपको उसको गैस में चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही पिघल जाएगा। अब पिघलने के बाद उसको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वेपर बने, आप उसे अगर सन में रखो तो इट विल टेक अ कपल ऑफ आवर्स, बट उसको ही आप अगर एक कैंडल के ऊपर रखो तो इट माइट टेक 1 आवर। अगर आप वही अमाउंट ऑफ वाटर को एक गैस पे चढ़ाते हो तो इट विल लाइक वेपराइज विद इन मिनट्स। सो फिर से आपने क्या देख लिया कि बाय द अमाउंट ऑफ हीट, आप कितना ज़्यादा हीट देते हो, बाय द इंटेंसिटी ऑफ हीट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि वो अपना स्टेट कितना जल्दी चेंज करेगा, ठीक है ना। आइस को अगर आप एक आग के ऊपर चढ़ा दोगे तो आइस उतना जल्दी पिघल जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। पानी को अगर आप एक आग के ऊपर चढ़ाओगे तो वो उतना जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है ना। सो बाय द वर्च्यू ऑफ द हीट विच यू प्रोवाइड, द एनर्जी विच यू प्रोवाइड, molecule of a particular matter acquires kinetic energy and the state changes. So state change के लिए intermolecular spaces, intermolecular forces of attraction, temperature is directly proportional to kinetic energy, and all matter consists of tiny particles which are in continuous motion and they possess kinetic energy. So ये postulate के चार जो रूल्स हो गए, चार जो पोस्टुलेट्स हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सो द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, इससे ही हम कंक्लूड करते हैं। आप ये टॉपिक को एक बार ओवरऑल देखना, आप अपने जो भी बुक फॉलो करते हो उसमें पढ़ना, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहा और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, आप हमें रीच आउट करें, आप हमें ईमेल करें, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सो हम आपकी मदद करेंगे जैसे भी पॉसिबल हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहें और सबको बताएं हमारे चैनल के बारे में। थैंक्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।